हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वीडियो होने वाली है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल सवाल बनता है। एक आधा, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल तक बन सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या दे देगा, आपको कोई भी इंस्टीट्यूट दे देगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे देगा और पूछ लेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है या इसका जो हेड है वो कौन है। ठीक है, ऐसा किसी भी तरह से करके सवाल बन सकता है। और ऐसे अगर आप पिछले पेपर्स उठा के देखेंगे तो हर पेपर में ऐसा सवाल आया है। एडवोकेट जनरल का जो एपीएस का पेपर हुआ अभी 30 जनवरी 2022 को, उसमें भी हेडक्वार्टर पूछ लिया गया। एक क्वेश्चन में हेडक्वार्टर पूछ लिया गया, आईएलओ का हेडक्वार्टर पूछा था मेरे ख्याल से, लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो हर पेपर में कोई ना कोई, हर पेपर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका हेड कौन है, इसके ऊपर से सवाल बन जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लाइन से देखते रहिएगा। मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से कंप्लीट करूँगा, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको कंप्लीट कर लूँगा, वो कवर कर लूँगा। जो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स होंगे, टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स को इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। चाहे वो एडवोकेट जनरल की टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूडेड है स्टूडेंट कैंडिडेट, चाहे वो अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ में है, तो टेस्ट सीरीज़ वालों को ये पीडीएफ दे दी जाएगी। बाकी सभी लोग आप नोट्स बनाते रहिएगा। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर देना। उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, उस पर आजकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। डेली करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, आजकल बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे है, तो मैंने कई सारी इकोनॉमिक सर्वे की न्यूज़ उस पर कवर करी हैं। बजट भी उस पर कवर किया जाएगा, तो सब चीज़ें उस पर कवर हो रही हैं। तो लेट्स क्रैक इट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, जो यहाँ पे फॉलोअर्स हैं, जो यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक चीज़ और बताऊंगा कि जो लोग एडवोकेट जनरल की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले जो आर ओ का पेपर है या अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और वो अब अपनी प्रिपरेशन को एक बार टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वे लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, तो दोनों सब्जेक्ट्स में, दोनों कोर्सेज में टेस्ट सीरीज चल रही है। आप जिस भी, अगर आप दोनों पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप दोनों पेपर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप किसी एक पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी एक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। और ये वाली जो पीडीएफ है वो दोनों टेस्ट के स्टूडेंट्स को मिल जाएगी, चाहे वो अपर पीसीएस का टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हो, चाहे वो एडवोकेट जनरल वाले का हो, क्योंकि सवाल एक या दो सवाल, तीन तीन सवाल तक भी बन सकते हैं इसमें से। तो ऐसा देखा गया है कि कभी कभी तीन तीन सवाल या चार सवाल भी, अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम चार सवाल वो किसी भी पेपर में पूछ लेगा। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो पहली आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। एब्रीविएशन है, आईएमएफ के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये चाहे इतनी चीज़ आप ध्यान रखो ना रखो, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आईएमएफ बनी कब थी, 1945 में। ठीक है, 1945 में बनी थी। इसका टाइप क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन में है। ठीक है, और पूरी दुनिया को सर्व करती है। मेंबर जो हैं 190 देश हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ये पर्पस भी एक बार पढ़ लेते हैं, समझा देता हूँ मैं आपको पर्पस। चाहे एक बार को आपको ध्यान भी मत रखना ये, लेकिन एक बार पता होना चाहिए। पर्पस है प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा के हिसाब से जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करना। फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उसको समझना, उसको फैसिलिटेट करना। फोस्टर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसके लिए तो पूरा हुई, लेकिन जो आगे आने वाली, जो हमारी नई पीढ़ी होगी, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उनके लिए भी चीज़ें मिलें, इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज़। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1991 में जब इंडिया को दिक्कत आई थी तो इंडिया ने जो आईएमएफ से बेल आउट करवाया था अपने आप को, या आईएमएफ से हेल्प ली थी, तो ये उस टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफिकल्टी आ गई थी। यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतना पैसा ही नहीं बचा कि आप दूसरे देश से जो चीज़ खरीद रहे हैं उसको, उस चीज़ का भुगतान कर पाओ। मान लेते हैं इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है वो दूसरे देशों से खरीदता है, गल्फ़ के कंट्रीज से, और उसके उसके एवज में उसको पैसे देता है। लेकिन अगर इंडिया के पास इतना पैसा ही ना रहे कि वो तेल खरीद पाए, तो हमारे यहाँ जितना भी सिस्टम चल रहा है वो सारा बंद हो जाएगा। तो इसके लिए भारत को पैसे होने चाहिए, भारत के पास जो पैसे भारत वहाँ देता रहे और उसको तेल मिलता रहे। कभी क्या होता है कि जैसे 1991 में हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टी आ जाती है, यानी कि पैसा नहीं रहता सरकार के पास कि वो पैसा दे पाए। तो वही दिक्कत 91 में भी हुई थी, और उसको जो फैसिलिटेट करता है, उसको जो सुलझाता है उस कंडीशन को, वो कौन सुलझाता है, आईएमएफ सुलझाता है। प्रिवेंट एंड असिस्ट विद रिकवरी फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, और ये कोशिश करता है कि पूरी दुनिया में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। हमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बेसिकली अब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आएंगी आगे उनमें ध्यान क्या रखना है, बेसिकली कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो आईएमएफ
ये उसका नाम है। कब बनी थी? 1945 में बनी थी, 27 दिसंबर, और ध्यान रख लेना। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन DC USA में है। उसके बाद इसमें मेंबर्स कितने हैं? 190 देश हैं। MD कौन है इसकी? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, ठीक है। और ये कौन से देश की रहने वाली है? बल्गेरियन है, यानी कि जो बुल्गारिया है उसकी ये रहने वाली हैं। और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। ये भारतीय नहीं है, अमेरिकन है। इनके पास जो नागरिकता है वो अमेरिका की है। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? UN है। देखिए अब सवाल कैसे बनने लगे, अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि जो जैसे MD है, MD पूछ लिया जाएगा। एक तो सिंपल सवाल है कि IMF की MD कौन है, तो जो स्टूडेंट को आता होगा वो लगा देगा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। लेकिन अब इससे एक हद और पार कर दी है एग्जामिनर्स ने क्वेश्चन पूछने की, और वहाँ पे वो ये पूछ लेते हैं कि वो जो MD हैं वो किस देश की से बिलोंग करती हैं या किस देश की उनके पास नागरिकता है। यानी कि उनको ये भी पता होना चाहिए कि आपको वो बल्गेरियन है, आयरिश है, कैनेडियन है ना, 4 देशों के नाम दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये किस देश से बिलोंग करती है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने साइड में लिख दिया है जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं कि उनकी आपको नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता पता होनी चाहिए कि वो किस देश की से बिलोंग करती हैं, कौन सा राष्ट्र जो है वो उनका घर है। तो ये हो गया IMF के बाद आता है सार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है सार्क समूह। तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू नेपाल में, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। और जिसकी सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? इसाला रूवान वीराकून है ना, ये श्रीलंकन है, ये ध्यान रखना। जो सार्क का हेड है वो श्रीलंकन है और 1985 में बना था ये। उसके मेंबर कौन कौन हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यानी 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर्स हैं सार्क के। इनके सबके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट आता है ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि उन देशों का समूह जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखिए इसका हेडक्वार्टर, इंटरेस्टिंग बात है, वियना में है ना। हालांकि तेल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज कौन से हैं इसमें अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है ओपेक का, लेकिन उसका हेडक्वार्टर उन्होंने वहाँ पे बना रखा है। कहने को मेंबर कौन कौन से? जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं जो तेल देते हैं, तेल का निर्यात करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इंटरनेशनल कार्टेल है, कार्टेल का मतलब होता है गुट है ये, है ना। इसके मेंबर्स कौन कौन है? अल्जीरिया अफ्रीकन कंट्री है, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गेबॉन, है ना, ये सब तो अफ्रीकन कंट्री हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके देश हैं। ईरान, इराक, कुवैत, ठीक है, लीबिया, लीबिया फिर अफ्रीकन हो गया। और ये तीनों जो हैं ये कौन से कंट्रीज़ हैं? ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। फिर नाइजीरिया, ये अफ्रीकन हो गया। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, UAE और वेनेजुएला। तो ये सभी देश जो हैं वो सब कैसे देश हैं? ये सब देश हैं जो ओपेक कंट्रीज़ हैं। यानी कि इसके बाद एक ग्रुप और पढ़ेंगे ओपेक प्लस, वो भी पढ़ेंगे। उसमें रशिया भी जुड़ गया है, वो बाद में बना, 2016 के बाद बना वो वाला ग्रुप, वो भी आगे आएगा अभी। इसमें इस वीडियो में नहीं होगा तो अगली वीडियो में कवर कर लेंगे उसको। नेक्स्ट आता है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल है हैदम अल घाइस। ये 1 अगस्त 2022 तक रहेंगे ये, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका बगदाद इराक में। बनी बगदाद इराक में थी, 1960 में स्टैचूट आया था, 1961 में इफेक्ट में आ गया था। यानी कि इराक में बनी थी, बगदाद में। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वो कहाँ पे मिलेगा? मुख्यालय कहाँ पे मिलेगा? वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ पैसा वगैरह देती है। तो ये कब बनी थी? देखिए इसका मैंने यहाँ पे लोगो भी लिया है, ये पांडा है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि इसका जो लोगो है वो क्या है। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो लोगो है वो पांडा है। फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1961 में हुआ, 60 साल पहले। उसके जो फाउंडर थे वो कुछ ये थे, जैसे प्रिंस बर्नहार्ड ऑफ, ये क्या नाम है, अजीब सा नाम है, देखिए पढ़ लेना आप। प्रिंस फिलिप है, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग है, ठीक है। यानी कि बड़े बड़े लोग हैं, ये सब राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उन्होंने इसको कर दिया। और रॉकफेलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो उसको सपोर्ट करती है। ये एक NGO है, ये ध्यान रखना है। इसका पर्पज़ है इन्वायरमेंटलिज्म कंजर्वेशन, है ना। इन्वायरमेंटलिज्म यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना है, चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देना है। और इकोलॉजी यानी कि जो हमारी पारिस्थितिकी है ना, इन जो पर्यावरण के साथ साथ जो हमारी पारिस्थितिकी है उसको संभाल के रखना है। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ मिलेगा? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। पूरी दुनिया में सर्व करती है, लॉबी करती है, रिसर्च है, कंसल्टेंसी है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, इंटरेस्टिंग बात कौन है इस टाइम पे? भारतीय हैं, पवन सुखदेव, ठीक है। पवन सुखदेव जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इतना ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, 1995 में बना, GATT के बाद, है ना। तो GATT क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो GATT के बाद WTO बना 1995 में। इसका काम था कि भाई टैरिफ कम करने हैं, जो बैरियर्स हैं, जो देश बैरियर्स लगा देते हैं ट्रेड करने में, उसको हटाना है। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा इसका? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। पूरी दुनिया में सर्व करता है, 164 देश हैं इसके मेंबर।
164 तो यूनाइटेड नेशन कंट्रीज़ हो गए, फिर यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन के अंदर यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं वो भी आ गए, फिर हांगकॉन्ग, मकाऊ, ताइवान, ये सब इसके पार्ट हैं, यानी कुल मिला के पूरी दुनिया ही है। और जो उसके डीजी हैं वो कौन है, नगोजी और कोंजो इविलिया, है ना, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। अगर आपको ध्यान हो 2019 में 2020 में एक पेपर हुआ था, ईपीएफओ का पेपर था मेरे ख्याल से, ईपीएफओ का पेपर था जो 2021 में ही हुआ है शायद, तो जो 2021 में पेपर हुआ है ये ईपीएफओ का। तो ईपीएफओ का पेपर में जो ने यूपीएससी ने लिया था उसमें सवाल पूछ लिया गया था कि ये जो पर्सन है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, यानी कि डब्ल्यूटीओ की हेड हैं, डीजी हैं, और वो किस कंट्री से बिलोंग करती है, नाइजीरिया से। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया, आजकल पूछा जा सकता है आपसे कि ये पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फिर आता है वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे दुनिया में मेटीरियोलॉजिकल यानी कि जो मौसम के बारे में जानकारी देती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ये। 1950 में बनी थी, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। देखिए, बात ये आती है कि हमें याद कैसे रहेगा कि किसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ध्यान रखिए, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबके लिए ट्रू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस जो डब्ल्यू से स्टार्ट होती हैं यानी कि वर्ल्ड से स्टार्ट होती हैं और ओ पे ख़त्म होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे ख़त्म होती हैं, उन सब के हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेंगे। मैक्सिमम ऐसा ही देखा गया है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इसका है WMO, WTO, है ना, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से स्टार्ट होती है और ओ पे ख़त्म होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, जिनेवा में। और जहाँ पे भी पैसे का मामला आता है उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। जैसे कि IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, पैसे का मामला है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। तो जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे का मामला होता है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, उसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में, पैसे के मामले में। और जहाँ पे W और O वाला चीज़ है वो आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ये, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। इसके हेड कौन है, प्रेसिडेंट हैं इसके जरहार्ड एड्रियन, ये जर्मन है ना, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल हैं पेटेरी तालास, ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये वो यूनेस्को है ना, यूनेस्को के अंडर आता है ये। उसके बाद आता है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वीपो जो है ये 1967 में बना, UN की स्पेशल एजेंसी है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखिए W से स्टार्ट हो रहा है, O पे ख़त्म हो रहा है ना, वीपो। तो W से स्टार्ट है, O पे ख़त्म है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 193 देश हैं, इसके जो हेड हैं वो हैं डेरिन टांग, ये सिंगापुर से हैं। जो डीजी हैं ये डेरिन टांग है, ये सिंगापुर से हैं, और ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी UN इकोसॉक के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे कोरोना के टाइम पे, कोविड पैंडेमिक के टाइम पे ये न्यूज़ में रही है, तो इससे सवाल बनना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही उम्मीद लगा सकते हैं आप कि WHO से कोई भी सवाल बन सकता है। इसकी हर चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो WHO शॉर्ट में लिखते हैं, बना कब था, 7 अप्रैल 1948। डेट भी ध्यान रखिएगा, इससे इसकी डेट पूछी जा सकती है, ये कब बना था, 7 अप्रैल 1948, 73 साल हो चुके हैं। UN की बॉडी है, एक्टिव है। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए W से स्टार्ट हो रहा है, O पे ख़त्म हो रहा है, तो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस करके नाम है उनका। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, इथियोपिया से बिलोंग करते हैं ये। और ये यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि जो इकोसॉक है, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके अंडर आता है। फिर आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये एक NGO टाइप की बॉडी है, और कोलोगनी, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 1971 में बनाई गई थी। जो फाउंडर है वो कौन है, क्लॉस श्वैब इसके फाउंडर हैं। उसके बाद इसका पर्पज़ है कि ग्लोबल एजेंडा बनाना है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग को। और प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पे जा जाके इसमें कई सारे भाषण देते हैं। की नोट स्पीकिंग भी उन्होंने की, एक बार की नोट स्पीकर भी बने थे। अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके आप की नोट स्पीकर हैं। ठीक है, कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो चेयरमैन है वो है क्लॉस श्वैब, जिसने इसको बनाया था। पहले इसको यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको पहले यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम कहा जाता था और अब उसको क्या कहा जा रहा है, तब उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहा जा रहा है। उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 44 में बन गया था। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैसे से, एक आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि संगठन है। ट्रीटी से बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन DC, USA। मैंने आपको बताया जहाँ भी पैसे का मामला आता है वाशिंगटन पहुँच जाओ, यानी USA पहुँच जाओ आप। तो IMF भी पैसे के मामले से है और वर्ल्ड बैंक भी पैसे के मामले से, दोनों के हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, वॉशिंगटन DC में। और जो W से स्टार्ट होते हैं और O पे ख़त्म होते हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलेंगे आपको, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।
तो 189 कंट्रीज़ हैं IBRD में। ये वर्ल्ड बैंक के अंदर दो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक तो IBRD है और एक IDA है। तो IDA में 174 कंट्रीज़ हैं और IBRD में 189 कंट्रीज़ हैं। ये क्या है दोनों चीज़, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। की पीपल अगर हम देखें तो डेविड मालपास है। डेविड मालपास जो है वो एक अमेरिकन है। देखिए सिंपल सी बात है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों बनाए गए थे 1944 में, है ना। 1944-45 में जब ये बनाए गए हैं, इनको बनाने का इनका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन DC अपने आप में कैपिटल है USA की। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक तरीके से ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली ये कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये USA के इन्फ्लुएंस में रहती है और USA जो है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पूरी दुनिया पे अपना एक ऑर्डर, उसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर लागू करवाना चाहता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें जो पर्सन्स होते हैं ज़्यादातर वो भी कौन होते हैं, वो अमेरिकन ही होते हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का हमेशा ये रूल माना जाता है कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा अमेरिकन ही बनेगा। तो डेविड मालपास भी एक अमेरिकन है। अंशुला कांत जो है ये MD एंड CFO है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अंशुला कांत जो है वो इंडियन है ना, इंडियन है। और इंडियन के साथ साथ ये उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से। चीफ इकोनॉमिस्ट है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और ये पहले SBI में हुआ करती थी। ये पहले कहाँ पे थी, इंडिया की SBI में हुआ करती थी। फिर आता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो ये पोस्ट के लिए है, 1874 में, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, 147 ईयर्स ओल्ड। यूनाइटेड नेशंस एक्टिव है। बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। MD है इसकी मासाहिको मिटोकी, यानी कि ये जापानीज़ हैं। और UN इकोसॉक जो है इसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आती है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड, UNFPA इसको कहा जाता है, 1969 से है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में मिलेगा और हेड है इसकी नटालिया कानेम। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम, इसको UN हैबिटेट भी कहा जाता है। तो अब ये जो UN हैबिटेट है ये 1978 में बना था, एक्टिव है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, नैरोबी केनिया में मिलेगा। और इसके जो हेड हैं वो हैं मैमूना मोहम्मद शरीफ। ये मलेशिया से बिलोंग करते हैं। मलेशिया अपने आप में एक एशिया का देश है, तो मलेशिया से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी पेरेंट बॉडी है UN हैबिटेट। ये UN हैबिटेट थोड़ी नई ऑर्गेनाइजेशन है, इससे सवाल बन सकता है, कभी कभी न्यूज़ में रहती है, इससे सवाल बन सकता है। अब आती है मदर ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। ये इसकी अपने आप यहाँ पे एक इंटरनेशनल टेरिटरी है। देखिए न्यूयॉर्क सिटी जो है ये अपने आप में USA का पार्ट है। तो अब अगर न्यूयॉर्क के अंदर यूनाइटेड नेशंस की बॉडी होगी, इसका मतलब ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस तो अपने आप में आज़ाद नहीं हुआ, वो USA के अंडर हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ पर ये यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है उसको इंटरनेशनल टेरिटरी डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि वो USA के अंडर नहीं आती टेरिटरी, वो अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी है, सभी देशों की टेरिटरी, ये मान के चल सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा। ये सवाल बनता है कि यूनाइटेड नेशंस की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो उसकी जो भाषाएं हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं जो वहाँ पे चलती हैं, लागू होती हैं, वो कितनी हैं, वो 6 हैं। वो 6 कौन कौन सी हैं वो भी पता करनी बहुत ज़रूरी है, सवाल बन सकता है इससे भी। कौन सी हैं, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन और स्पेनिश। हिंदी नहीं है, ये ध्यान रखना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 देश देश हैं जो इसके मेंबर हैं। इसके जो लीडर्स हैं वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटरेस। ये पोर्टुगल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो एंटोनियो गुटरेस जो है ये सेकंड टाइम सेक्रेटरी जनरल बने हैं, इससे पहले भी सेक्रेटरी जनरल थे। फिर दोबारा जब इलेक्शन हुआ तो दोबारा इनको एंटोनियो गुटरेस को ही बना दिया गया सेक्रेटरी जनरल। तो ये पूछा जा सकता है ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं, पोर्चुगीज़ हैं। फिर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। जनरली असेंबली प्रेसिडेंट जो है वो हैं अब्दुल्ला शाहिद, ये मालदीव्स के हैं। ठीक है, जो भारत से जस्ट नीचे देश है मालदीव्स, जिसकी राजधानी माले है, MALE, माले, मेल नहीं है, ये माले है। तो उसकी जो पर्सन है अब्दुल्ला शाहिद, वो इसके प्रेसिडेंट है। बनी कब थी, इसका जो चार्टर था, ये सब डेट पूछी जा सकती है। इसका जो चार्टर साइन हुआ था वो हुआ था 26 जून 1945 को, और जो ये फोर्स में आया वो आया 24 अक्टूबर 1945 को। तो वैसे 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस का दिन माना जाता है कि यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट डे कब है, 24 अक्टूबर को। क्या यूनाइटेड नेशन से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन थी? हाँ बिल्कुल थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, 1919 में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। द यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जो है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। देखिए यूनाइटेड नेशंस का एक तो हेडक्वार्टर तो हो गया कहाँ पे, न्यूयॉर्क सिटी के इंटरनेशनल टेरिटरी में, न्यूयॉर्क में, यानी कि उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में भी है, और वो यूनाइटेड नेशन का सेकंड बिगेस्ट सेंटर है
आफ्टर यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, यानी कि यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके बाद जो सबसे बड़ा यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। फिर आता है यूनिडो, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1966 में बनी, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एक्टिव है, इसका हेडक्वार्टर वियना में है। तो इससे पहले वियना में हेडक्वार्टर किसका था, ओपेक का था। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, जर्ड मूलर हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं और यूएन इकोसोक जो है इसकी बॉडी है। उसके बाद आता है यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, फ्रांस में मिलेगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, 1945 में बनाई गई थी, पेरिस में इसका, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी इस टाइम पे जो डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्रे अजूले और ये फ्रेंच हैं, यानी कि फ्रांस से ही बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो देश, जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी संस्कृति से, पढ़ाई लिखाई से, एजुकेशन से, इन सब चीज़ से जो डील करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको पेरिस, फ्रांस में मिलेगा। नेक्स्ट आता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी 1965 में बना और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है और इसके जो हेड हैं वो हैं अचिम स्टीनर, ये ब्राज़ीलियन हैं, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। और इकोसोक, यानी वही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन की, उसकी ये, वो इसकी पेरेंट बॉडी है, यानी कि उसके अंडर यूएनडीपी काम करता है। नेक्स्ट आता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि इन्वायरमेंट को लेके आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो इसके ऊपर सवाल ज़रूर बनेगा। तो यूएनईपी 5 जून 1972 में बनाई गई थी, इसलिए 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं हम, 5 जून को मनाते हैं हर साल। तो 5 जून को यूएनईपी भी बनी थी 1972 में और 5 जून को ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। एक्टिव है नैरोबी, केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं वो हैं एंजर एंडरसन, डेनमार्क से ये बिलोंग करते हैं। फिर आता है यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ जो है एक फ़ंड है, 1946 से एक्टिव है ये। इससे पहले इसको यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कहा जाता था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। उसके बाद इसके जो हेड हैं वो हैं कैथरीन एम रसल, ये अमेरिकन है, यूएसए से बिलोंग करते हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली भी है और इकोसॉक भी है। फिर आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है पूरी दुनिया में जो भी देश, जिन देशों में भी आतंकवादी वाली गतिविधियाँ चल रही हैं, वे देश टर्मोइल में हैं, वहाँ पे कू हो गया, यानी जहाँ पे भी जिस देश में प्रॉब्लम है और लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उन देशों में ये खाना प्रोवाइड करने का काम करती है। तो 1961 में बनाया गया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अलग अलग देशों की सरकार के लोगों ने मिलकर इसको बनाया है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। डेविड बीसली इसके हेड हैं इस टाइम पे, वो अमेरिकन है, यूएनजीए की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। और नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इसको 2020 में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, शांति पुरस्कार मिला है। फिर आता है एफएओ, ये यूनाइटेड नेशंस की है, बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बनी। फाउंड की गई कहाँ पे, क्यूबेक कनाडा में, ठीक है, कनाडा में इसको फाउंड किया गया। और एफएओ का जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको रोम इटली में मिलेगा। खाने पीने की चीज़ है, रोम चले जाओ, इटली चले जाओ, इटालियन डिश, आप वाइट सॉस पास्ता खा सकते हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि जो खाने की चीज़ हुई, खाने की चीज़ के लिए आपको इटालियन खाना होगा, इटली में जाना होगा। इस टाइम पे जो डीजी हैं वो कौन है, कू डोंग यू हैं, यानी कि चाइनीज़ हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इकोसॉक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, कनाडा में। और 1947 में जिस साल भारत आज़ाद हुआ उसी साल ये बनाई गई इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये 4 अप्रैल को हुआ और इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज वही 6 लैंग्वेज ऑफिशियल हैं जो यूनाइटेड नेशन की हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही ये आता है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, जुआन कार्लोस सालाजार, ये कोलंबियन है। कोलंबिया जो देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का, महाद्वीप का जो देश है कोलंबिया, उसके ये मेंबर हैं, उसके ये पर्सन है मतलब। और काउंसिल प्रेसिडेंट हैं सेल्वाटोर सियाचिटानो। और मेन ऑर्गन कौन है, ट्राइनल असेंबली। इनको तो आपको ध्यान मत रखना, बस ये ध्यान रख लेना कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी इकोसॉक है। फिर आता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, ये 1977 में बना, यूएन की बॉडी है। देखिए जहाँ पे एग्रीकल्चर की बात आ रही है, खाने पीने की बात आ रही है, इटली पहुँच जाओ। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, इटली में। देखिए इसका हेडक्वार्टर भी खाने पीने की चीज़ थी, एग्रीकल्चर की बात है, इटली में। ऊपर FAO का हेडक्वार्टर भी इटली में, ठीक है। प्रेसिडेंट हैं इसके जिलबर्ट हुंगबू और ये टोगो से बिलोंग करते हैं। टोगो जो देश है वो आप बताएंगे मुझे किस कॉन्टिनेंट में आता है और कहाँ पे, कौन से समुद्र के आसपास जो है, कौन सा समुद्र जो है वो इसके आसपास है टोगो के। और UN इकोसॉक जो है वो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आता है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बनाई गई थी, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। और
स्पेशल एजेंसी है यूएन की, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। गाय राइडर जो ब्रिटिश पर्सन है यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, वो इसके डीजी हैं, यूएनजीए के अंडर आता है, इकोसॉक के अंदर आता है। और 69 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। आईएलओ को 1969 में क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज़। देखिए इसमें सिंपल सी बात है, आपको चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कब वो बनी, कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, इस टाइम पे कौन उसका हेड है और वो किस देश का हेड है। बस 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर इतना ध्यान हो गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो पाएगा। फिर आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है 48 में बनाई गई थी। यूएन की बॉडी है, लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी जनरल जो है वो हैं किटैक लिम, ये एक साउथ कोरियन है, साउथ कोरिया देश से बिलोंग करते हैं और इकोसॉक बॉडी की ये अंडर आते हैं। फिर आता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, तो ये टेलीफोन वगैरह यानी कि बातचीत करने के लिए है, टेली कम्युनिकेशन पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरी दुनिया में। 1865 में इसको बनाया गया था, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। एक्टिव है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस टाइम है हाओलिन झाओ, ये चाइनीज़ हैं। और इकोसॉक जो है वो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक और आती है WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO है ये। वर्ल्ड टूरिज्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। 1975 में ये बनाई गई थी। यूएन की बॉडी है, मैड्रिड स्पेन में। देखिए मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ W से स्टार्ट और O पे ख़त्म हो सबके हेडक्वार्टर जिनेवा में मिलेंगे, लेकिन एक जनरली देखा गया है कि जिनके हेडक्वार्टर जो भी W से शुरू होकर O पे ख़त्म हो रही है उनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मैड्रिड स्पेन में मिलेगा। बहुत ही सुंदर देश है और शहर है, टूरिज़्म के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है ज़ुरैब, अब देखिए क्या नाम है ये, पोलो लिकाशविली है ना, जो भी है। अब उसका प्रोनाउंसिएशन तो ऑब्वियसली मेरा गलत ही होगा, उम्मीद करता हूँ मैं ये तो आप पढ़ लेना इसको। ये जॉर्जियन है, बस इतना ध्यान रखना कि ये जॉर्जियन है। हालांकि इसके हेड पूछना मुश्किल है, लेकिन कुछ नहीं पता, UKPSC का पूछ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, मैड्रिड स्पेन में। तो दीज आर द सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी। अभी और भी ये कवर करूँगा मैं ऑर्गेनाइजेशंस आपके एग्जाम के लिए, जिससे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी छूटेगी नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई भी सवाल बनता है तो वो सारे सवाल आप करके आ पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।